क्या आप जर्मनी में अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा चुके हैं और अपने बिज़नेस की टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्लॉगर्स, दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फ्रागेबोगेन zur steuerlichen Erfassung यानी कि क्वेश्चनर फॉर टैक्स रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से फिल कर सकते हैं अपने बिज़नेस की टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम अपना जर्मनी में बिज़नेस एज अ यूट्यूबर या एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ ब्लॉगर किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बेसिकली आपको फाइनेंस आर्म की तरफ से यानी कि फाइनेंस अथॉरिटी की तरफ से आपको एक लेटर आता है जिसमें आपको एक क्वेश्चनर दिया जाता है जिसको आपको फिल आउट करना होता है बेसिकली अपने बिज़नेस का टैक्स रजिस्टर करवाने के लिए। बेसिकली वो फॉर्म पहले भेजा करते थे लेकिन लास्ट ईयर से उन लोगों ने इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है थ्रू elster.de। जैसा कि आप सब जानते हैं कि elster.de एक ऑनलाइन फाइनेंस अथॉरिटी यानी कि ऑनलाइन फाइनेंस आर्म का काम करती है और ये वेबसाइट काफ़ी सालों से जर्मनी में मौजूद है और इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने काफ़ी सारे टैक्स रिलेटेड काम, अपने टैक्स फाइलिंग और अपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के टैक्स रजिस्ट्रेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी होती है? बेसिकली फाइनेंस हमने जानना चाहता है कि आप अपने बिज़नेस में कितना कमाते हैं और अगर एक वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो आपको उस पर सेल्स टैक्स यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स भी देना होता है। फॉर एग्जांपल आप अपने बिज़नेस के फर्स्ट ईयर में 22,000 यूरो से कम कमाते हैं तो बेसिकली आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर यानी कि आप एक क्लाइन unternehmer कहलाते हैं। और जर्मनी में क्लाइन unternehmer के लिए अगर आप 22,000 से कम कमा रहे हैं पहले साल में तो आप पे वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि Umsatzsteuer नहीं लगता। और अगर आप बेसिक अलाउड सैलरी यानी कि Grundfreibetrag से कम कमाते हैं जो कि साल में 9,400 यूरो समथिंग है तो आपको सैलरी टैक्स भी नहीं देना होता। सो बेसिकली इस टैक्स रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप फाइनेंस हमको ये बता सकते हैं कि क्या आप सैलरी टैक्स या सेल्स टैक्स देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और बेसिकली आपको ये काम कराना ज़रूरी होता है बिकॉज ये लॉ के तहत आप बेसिकली बाउंड होते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस रजिस्टर कराते हैं तो आपको ये फॉर्म यानी कि ये क्वेश्चनर भरना भी ज़रूरी होता है। तो आइए चलते हैं elster.de पे और चेक करते हैं कि हम इस फॉर्म को किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो जब आप elster.de पे लॉगिन करेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे ऑल फॉर्म्स में यानी कि alle फॉर्मुलारे में जा सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे ये क्वेश्चनर नज़र आ जाएगा फ्रागेबोगेन zur steuerlichen Erfassung। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और बेसिकली जो पहली लिंक है फ्रागेबोगेन zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmer यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपना स्टॉयर नंबर देना होता है जिससे आपका फाइनेंस आर्म ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। स्टॉयर नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? अगर आपने फॉर एग्जांपल आज से पहले आपने कभी भी अपना क्या कहना चाहिए टैक्स फाइल किया है फाइनेंस आर्म के थ्रू तो आपको टैक्स फाइल करने के बाद एक स्टॉयर बेशार्ड आती है, बेसिकली टैक्स असेसमेंट आती है जिसमें आपका स्टॉयर नंबर लिखा हुआ होता है। तो अगर आपने आज से पहले कभी टैक्स फाइल किया होगा तो आपको नंबर उस असेसमेंट लेटर पे मिल जाएगा और अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले आपका यानी कि जिसके नाम पे बिज़नेस रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल्स आएंगी। सो हम यहाँ पे फिल आउट करते हैं लास्ट नेम और फिर फर्स्ट नेम और देन आपका जो आप काम करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल बिज़नेस एज अ यूट्यूबर रजिस्टर करवाया तो आप यहाँ पे यूट्यूबर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, लेट्स से 1 जनवरी 2001। रिलीजन आप यहाँ पर आपका जो रिलीजन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होता है। ये नंबर बेसिकली आप जर्मनी में जब फर्स्ट टाइम या तो मूव होते हैं या जब आप जर्मनी में पैदा होते हैं बेसिकली आपको उस वक्त ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर नहीं है या मिसप्लेस हो गया है तो आप उसको इस वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी चंद डिटेल्स डालनी होंगी लाइक योर जेंडर, योर नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और फिर आपका एड्रेस। और बेसिकली आपको ये टैक्स आईडी आपके घर पे फाइनेंस आर्म की तरफ से भेज दी जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा तो आप इस वेबसाइट को जाकर चेक कर सकते हैं।
सो हम यहाँ पर इस वक्त कोई भी रैंडम नंबर डाल देते हैं। सो बाकी आप ये 155 छोड़ सकते हैं। 12 इज़ फैमिली इंस्टेंट, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिख दें, अगर आप मैरिड हैं या जो भी आपका फैमिली स्टेटस है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो या लेट्स से अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिज आपकी कब से आप मैरिड हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं और जहाँ पे आपका बिजनेस ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड है। एंड देन एड्रेस इन आउसलैंड ये आप छोड़ सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी अगर आप देना चाहें टेलीफोन, ईमेल या इंटरनेट साइट तो आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है, ये वॉलंटरी है। ओके सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने या अगर आप मैरिड हैं या फिर आप एज अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में रहते हैं तो आपको अपने पार्टनर की डिटेल्स यहाँ पर डालनी होंगी और अपने पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर और उसका एड्रेस सेम जैसे कि आपने फर्स्ट पेज पे अपना डाला था वो डालना होगा। तो ये सब डालने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। थर्डली आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स देनी होती हैं, देना ज़रूरी होती हैं बिकॉज टैक्स के पर्पसेस के लिए जब आप टैक्स पे करेंगे तो वो आपका ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट मांगते हैं, उससे वो सीपा के थ्रू वो आपके अकाउंट से टैक्स जो है वो डिडक्ट करते हैं आपकी सैलरीज पे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप वाइटर डाटन हिंसुफ्यूगन पे क्लिक करके और उसके बाद आप इस एडिट साइन पे क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। आईबैन जो कि आपका जर्मनी में बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अपने बैंक का BIC आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आलेस्टॉय आर्टन और कॉन्टोइन हाबर यानी कि जिसका अकाउंट है, अगर आपका अपना अकाउंट है तो आप स्टॉयफलिस्ट के सेलेक्ट करेंगे और अगर आप अपने पार्टनर का या अपने हस्बैंड या वाइफ का अकाउंट दे रहे हैं तो आप एगार्टी या लिमिट्स पार्टनर को सेलेक्ट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद आप चले जाएंगे पॉइंट नंबर 4 पे। अगर आपने किसी से टैक्स कंसल्टेशन ली है तो बेसिकली उस पर्सन का या उस फर्म का जो है वो डिटेल्स बेसिकली यहाँ पर आएंगी। तो अगर आपने टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू ये नहीं भरवाया तो आप इसको कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये बेसिकली कि अगर आपने अपना ऑफ कोर्स टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू ये फॉर्म भरवाया है और उसके थ्रू ये आपने कंसल्टेशन के अंदर आपने ये टैक्स रजिस्टर किया है तो बेसिकली आपको उसको पावर ऑफ अटर्नी देनी होती है कि वो आपके बिहाफ पे ये काम कर सकता है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। लेकिन अगर आपने ये काम खुद किया है तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आप पिछले 12 महीने में जहाँ आप रहते हैं बेसिकली अगर आप पिछले 12 महीने में मूव हुए हैं कहीं और तो आपको फिर यहाँ पर लिखना होगा कि आप किस तारीख को मूव हुए थे और बेसिकली आपको अपना प्रीवियस एड्रेस जहाँ से आप मूव हुए थे वो यहाँ पर डालना होगा। और उसके बाद फिर आप बेसिकली अगर आपका या पिछले 3 सालों में अगर आपने पहले भी अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन की थी किसी और बिज़नेस की किसी और सैलरी के वजह से तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बट आई गेस प्रॉब्ली ये केस नहीं होगा तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। सो दिस पेज इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली आपको अपने बिज़नेस के बारे में बताना होगा, आर्ट या टेटिशकाइट यानी कि आप अपने बिज़नेस में क्या करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वो लिखना होगा जो कि आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में लिखा था। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा था हमने अपने फॉर्म पे लिखा था स्टाइलुम फॉन यूट्यूब वीडियोस यानी कि क्रिएशन ऑफ यूट्यूब वीडियोस, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली वो लिख देंगे। या Bezeichnung des Unternehmens, यहाँ पर बेसिकली आप अपना बिज़नेस का नाम लिखेंगे। अगर आपका बिज़नेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, या अगर आपका बिज़नेस किसी और नाम से रजिस्टर्ड है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अपना बिज़नेस का नाम अपने यूट्यूब के चैनल का नाम दिया था तो यहाँ पर हम अपने बेसिकली वो बिज़नेस का नाम यहाँ लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 79 में बेसिकली आपको बताना होगा कि आपने ये काम कब से स्टार्ट किया है। ये एग्जैक्टली वो डेट होगी जो आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन में बिज़नेस रजिस्टर फॉर्म में आपने जो डेट दी थी।
यानी कि जिस तारीख से आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाया था। लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली ये डेट 1 Feb दी थी, तो एग्जैक्टली हम ये वही डेट यहाँ पर डालेंगे। और अगर आपने ऑफ कोर्स अपना बिज़नेस जिस तारीख से भी रजिस्टर कराया था, यहाँ पर आपको वही डेट डालनी होगी। फिर यहाँ पर आपके बिज़नेस का एड्रेस आ जाएगा। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अपने एड्रेस को अपने बिज़नेस के एड्रेस को अपने ही एड्रेस पर रजिस्टर करवाया था, बिकॉज हम इसको घर से परफॉर्म करते हैं। तो आप अपना वही एड्रेस जो है वो यहाँ पर एग्जैक्ट डाल देंगे, एंड देन आप एग्जैक्टली इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं। फिर आप अपना पोस्टल एड्रेस और पोस्टल कोड और अपना सिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। टेलीफोन, ईमेल और इंटरनेट अगेन वॉलंटरी है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप का जहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर्ड है और आप उस जगह से कहीं और रहते हैं, तो आप जहाँ रहते हैं उस जगह का एड्रेस आपको इन बॉक्सेस में डालना होगा। एंड देन अगेन सेम थिंग, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट इज़ अगेन वॉलंटरी, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। बिट्रीप्सटेन ये पॉइंट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हम अपना बिज़नेस एक ही रजिस्टर्ड जगह से अपने घर से प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। ये बेसिकली पॉइंट ये है कि आपने क्या अपना बिज़नेस हैंडल से रजिस्टर आइंतराग में रजिस्टर करवाया। बेसिकली हमारा बिज़नेस कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है, कोई एज अ रेस्ट फॉर्म इसकी नहीं है लाइक GmbH या फिर आगे इस तरह से हमारा कोई बिज़नेस बहुत बड़े स्केल पर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हम घर से बिज़नेस करते हैं। एक छोटा बिज़नेस है, हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमने ये काम नहीं किया है। और ये चीज़ हमने अपने Gewerbeanmeldung यानी कि बिज़नेस रजिस्टर के फॉर्म में भी लिखी थी कि हमारा बिज़नेस किसी भी हैंडल्स रजिस्टर आइंतराग में रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट नंबर 91 में 9 कर देंगे, एंड देन हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 96 इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका बिज़नेस का टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ये एग्जैक्टली वही हम सेलेक्ट करेंगे Neugründung, जो कि हमने अपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिखी थी। एंड अगेन यहाँ पर वही डेट आएगी जहाँ से आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो अगेन हम ये वही डेट जो हमने प्रीवियसली डाली थी 1 Feb, जहाँ से हमारा बिज़नेस रजिस्टर हुआ है, वही हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके बिज़नेस को कोई और आपसे पहले आपके बिज़नेस का ओनर था जिससे आपने बिज़नेस लिया है या ख़रीदा है या आपने टेक ओवर किया है, तो उस पर्सन की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। एंड देन अगर ये आपने फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर किया और आपका अपना बिज़नेस है, आपने किसी से टेक ओवर नहीं किया है, तो फिर आप इन सबको छोड़ सकते हैं। अगर आपने पिछले 5 सालों में इसके अलावा भी कोई और बिज़नेस रजिस्टर करवाया है, तो वो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी होंगी इस बिज़नेस की। अगर आपने नहीं करवाया तो आप सिंपली नो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने केस में नो सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। ये पेज इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने अपने बिज़नेस के फर्स्ट ईयर में कितना कमाया है, और उस कैलकुलेशन की बेसिस पे फिर आपको ये बताना होगा कि आप कैलकुलेट करना होगा कि बेसिकली आप नेक्स्ट ईयर में आपने कितना कमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस ऑफ दिस ईयर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट ईयर में 5000 यूरोस कमाए हैं, और आप ये आपको Gewerbe Betrieb के सेक्शन में लिखना होगा क्योंकि आप बिज़नेस करते हैं। और आप सेकेंड ईयर में भी एग्जैक्टली सेम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल साथ में अगर आप कोई एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं, तो फिर आपको अपनी उस जॉब की सैलरी पॉइंट नंबर 113 में लिखनी होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आप 30,000 यूरो कमा रहे हैं अपनी जॉब से एज एन एम्प्लॉई, और आप अगले साल भी 30,000 ही कमाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी होगा। और अगर आप सिर्फ इसी बिज़नेस को करते हैं तो देन आपने जस्ट इसी बिज़नेस की बेसिकली जो आपने अर्निंग्स आपने की हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। एंड देन द सेकंड कॉलम इज़ फॉर योर रजिस्टर्ड पार्टनर, या फिर आपका जो स्पाउस है, अगर वो भी कोई बिज़नेस करता है या कोई जॉब करता है फॉर एग्जांपल एज एन एम्प्लॉई, तो आप इस बॉक्स में उसकी सैलरी लिखेंगे
इन द ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस, एंड देन उसके नेक्स्ट ईयर में यानी कि अगले साल में जो आप का स्पाउस कमाएगा इस जॉब से, वो फिर आपको इस बॉक्स में लिखनी होगी। बेसिकली यहाँ से ये कैलकुलेशन की जा रही होती है कि आप एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर यानी कि क्लाइंट अंटरप्रेन्योर रूल में आप फॉल करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप साल में 5,000 यूरो कमा रहे हैं जो कि 22,000 यूरो ईयरली से वेज कम है, आपकी ईयरली वेज तो मैं नहीं कहूँगा, यानी कि आपकी 22,000 यूरो से आपका जो अर्निंग है साल में बिज़नेस की वो 22,000 यूरो से कम है, तो बेसिकली आप क्लाइंट अंटरप्रेन्योर यानी कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर रूल के लिए आप एलिजिबल हैं, जिसका मतलब ये है कि फिर आप जो है वो सेल्स टैक्स से आपको इस्तिस्ना हासिल हो सकती है बेसिकली। सो जो भी आपकी अर्निंग्स हैं इन द ईयर ऑफ रजिस्टरिंग योर बिजनेस एंड इन द नेक्स्ट ईयर जो कि आप कैलकुलेट करेंगे, इससे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन, बट अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी अर्न नहीं किया पहले साल तो आप सिंपली ज़ीरो लिख सकते हैं, और अगर आप अगले साल भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो भी आप सिंपली ज़ीरो लिख सकते हैं। इट्स टोटली ओके। देन हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे बेसिकली हमने सिलेक्ट करना होगा कि जो हम अर्न करेंगे वो हम किस चीज़ के थ्रू या किस मेथड के थ्रू फिनांस हमको एट द एंड ऑफ द ईयर बताएंगे या सबमिट करेंगे अपनी प्रॉफिट्स। तो वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे आइन्नाबे überschuss रेशनू, जो कि बेसिकली आपको साल के आखिर पे अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन के साथ ये फॉर्म भरना होता है, और इस फॉर्म पे भी हम इसके बाद ऑफ कोर्स कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपको समझाने के लिए कि आप इसको अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर हमने इसको सिर्फ जस्ट सेलेक्ट करना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर हम 9 सेलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आप उसी साल के लिए बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं जिस साल में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 124 हम छोड़ सकते हैं। एंड देन दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर अस। ओके, सो क्लाइंट अंटरप्रेन्योर रेगुलम हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आवर कैलकुलेशन प्रीवियसली हमने ये बात तय की थी कि हम क्लाइंट अंटरप्रेन्योर रेगुलम में फॉल करते हैं। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर भी लिखना होगा कि आपने बेसिकली कितना आपने सेल्स की हैं, तो वो यहाँ पर आपको दोबारा लिखना होगा जो आपने इस साल में कमाया है और जो आपने अगले साल में आप कमाएंगे बेसिकली। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे बेसिकली आपको सेल्स दिखनी होंगी और वहाँ पे हमने अनगाबन सो गिवन एरमिटलुंग में हमने बेसिकली प्रॉफिट लिखना होगा। नॉट दिस वन, सॉरी, Angaben so Fettsetzung so der Vorauszahlung। बेसिकली यहाँ में हमने सेल्स नहीं लिखनी होंगी। अगर हमने अपना यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट लिखना होगा। अगर आपने 10,000 यूरो खर्च किए थे और आपने 15,000 यूरो कमाए थे तो बेसिकली आपका प्रॉफिट था 5,000 यूरो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पर बेसिकली हमने जो कमाया था यानी कि 15,000 वो हमने लिखना होगा, एज सिंपल एज दैट। और हम देख सकते हैं कि हम जो है वो 22,000 यूरो से ऑफ कोर्स नीचे हैं, तो हम क्लाइंट अंटरप्रेन्योर रेगुलम के लिए एलिजिबल हैं, तो हम इस पॉइंट 134 को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 145 को आप 9 सेलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम टैक्स स्टॉयबेफ्राइंग को अप्लाई नहीं कर रहे, यानी कि टैक्स एग्जेम्पशन हम अप्लाई नहीं कर रहे, तो हम इसको 9 कर देंगे। देन पॉइंट 146 को भी हमने 9 करना होगा और पॉइंट 147 को भी हमने 9 करना होगा। एंड देन पॉइंट नंबर 153 इज़ सेल्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेसिकली अगर आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं रेवे, पेनी, आरडी कहीं पे भी, तो आप अपने बिल को जब नीचे देखते हैं तो उस पर 19% सेल्स टैक्स लगा हुआ होता है नॉन फूड आइटम्स के लिए, और फूड आइटम्स के लिए 7% सेल टैक्स होता है। तो ये बेसिकली वो सेल्स टैक्स नंबर होता है जो कि अपने आप बिल्स या रेशनों के ऊपर लिखते हैं। ऑल्दो हम क्लाइंट अंटरप्रेन्योर रेगुलम पे फॉल कर रहे हैं, यानी कि हम सेल टैक्स के एलिजिबल नहीं है, बट स्टिल
इट्स ओके या इट मेक सेंस कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको सेल्स टैक्स जो है वो रिसीव हो जाए, आपका सेल्स टैक्स नंबर बेसिकली रिसीव हो जाए। और अगर आगे आप जाकर 22,000 यूरो से ज़्यादा कमाएंगे तो फिर आपको इस सेल्स टैक्स नंबर की ज़रूरत होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। एंड देन दिस इज़ ऑल्सो नॉट फॉर अस, दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। 159 अगर आप अपने बिजनेस में डाउनलोड्स ऑफ़र करते हैं या फिर ई बुक्स ऑफ़र करते हैं इन द स्पेस ऑफ EU, तो फिर आपने इस पॉइंट को चेक करना होता है। अगर आप ये काम नहीं करते तो बेसिकली आप फिर इस बॉक्स को ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर आपने लास्ट पेज पे 159 को सिलेक्ट किया तो फिर यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट भी दे सकते हैं, जिस वेबसाइट के थ्रू आप अपने ई बुक्स या फिर कोई भी डाउनलोड्स ऑफ़र कर रहे हैं। सो 21 इज़ अगर आपने इस सारी डिटेल्स के साथ जो आपने भरी हैं, अगर आपने कोई फॉर्म अटैच करना है बेसिकली तो वो कौन सा करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने हमारे केस में एटलीस्ट हम 186 को सिलेक्ट करेंगे। Teilnahme Erklärung für SEPA-Lastschriftverfahren, यानी कि ये फॉर्म आपको बेसिकली जब बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाइनेंस फर्म की तरफ से लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करनी है एल्स्टर के थ्रू, तो साथ ही वो आपको अपना एक SEPA का फॉर्म भी भेजते हैं जिसको आपने फिल आउट करना होता है और ऑनलाइन इस फॉर्म के साथ जमा कराना होता है फॉर टैक्स पर्पजेज़। और फिर उसके बाद आप आलिस ब्रीफन पे क्लिक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने कोई भी गलतियां नहीं की होंगी तो यहाँ पे एक ग्रीन साइन आएगा और आप वो फॉर्म सेंड कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे क्योंकि डमी डेटा डाला है जो कि करेक्ट नहीं था, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहे हैं। बट इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट गेट एनी एरर, और फिर आप अपना ईजीली फॉर्म जो है वो यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि आप किस तरह से अपने बिजनेस का टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू एल्स्टर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं फिनांस आर्म को। सो बेसिकली आपको जो SEPA का फॉर्म दिया था आपके फिनांस आर्म ने, वो आप किस तरह से उनको सेंड कर सकते हैं फिल करके। बेसिकली हमने जो फ्रागे बोगन जो इससे पहले क्वेश्चनर हमने भरा था वो हम लास्ट स्टेप में हम आलिस प्रूफन करके देन उसको हम फिनांस आर्म को सेंड कर देते हैं। एंड देन वो SEPA फॉर्म आपको बाय हैंड फिल करना होता है, उसको स्कैन करना होता है। एंड देन आप अगेन यहाँ पे आले फॉर्मूलारे में आएंगे, अंतरेगे पे क्लिक करेंगे और ज़ोनस्टिकन नाखरिश अंदस फिनांस आर्म यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देन आपको अगेन अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होंगी, आपका स्टॉयर नंबर, देन आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और आपका एड्रेस एंड एवरीथिंग लाइक ऑलवेज। एंड देन यहाँ पर आपके पार्टनर की डिटेल्स। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर अगर आप का एड्रेस जो है वो अगर आपकी जगह कोई और भेज रहा है तो बेसिकली उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ सकती हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट डालना होगा एंड देन टेक्स्ट डालना होगा कि आप बेसिकली किस लिए फिनांस हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 5 में फिर आकर आप अपने SEPA के फॉर्म को जो कि आपने स्कैन किया था वो यहाँ पे अटैच करके फिनांस हमको भेज सकते हैं। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सही एक्सप्लेन की होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू गाइज। सो कमेंट सेक्शन में मैं नीचे एल्स्टर की लिंक दे दूंगा और उस वेबसाइट की भी लिंक दे दूंगा जहाँ से आप अपना टैक्स ID नंबर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फिनांस आर्म से। एंड देन उस वेबसाइट को आप जाके चेक कर सकते हैं और अपना टैक्स ID नंबर वहाँ से मंगवा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस तरह का मजीद कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।